नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सिक्कर का जो बीए सेमेस्टर सेकंड है, जिसमें जो आपका मेजर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसके पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ यूनिट में ये डिवाइडेड है। और इसकी ऑलरेडी हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी अपलोड कर रखी है जो लास्ट ईयर की थी। और हम 2026 के लिए और कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत सेक्शन ए के साथ। और सेक्शन ए में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखे हैं यूनिट फर्स्ट से। हर यूनिट से करीब करीब 10-10 क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक को। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, मेंशन इट्स कॉम्पोजिशन। वायुमंडल क्या है और इसकी संरचना बताइए। द एटमॉस्फेयर इज द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का क्या है, एक आवरण है। यानी कि ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ जो गैसों का एक आवरण बना हुआ है वो क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स विच सपोर्ट लाइफ एंड रेगुलेट क्लाइमेट। इसमें मुख्यतया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं, जो कि जीवन व जलवायु के लिए क्या है, आवश्यक भी है। तो ये इनसे इन सब सारी चीजें या यूं कहे वायुमंडल की कौन सा कंपोजिशन में ये सारी चीजें होती है। नेम द मेन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की प्रमुख परतों के नाम बताओ। यानी कि जो अपनी परत है, तो इसमें जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वायुमंडल की अलग अलग लेयर है। तो कौन कौन सी लेयर क्या है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स, यानी कि वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोफियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, यानी कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। प्रत्येक परत का अपना तापमान है, वायुदाब है और भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से सारी क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंसोलेशन, यानी सौर विकिरण क्या है। Insolation is the solar energy received by the earth in the form of short wave radiation, यानी सौर विकिरण वह सौर ऊर्जा है जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड कंट्रोल्स वेदर एंड क्लाइमेट। यह पृथ्वी की उष्मा, मौसम और जलवायु का क्या है, एक प्रमुख स्रोत है, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का उष्मा बजट क्या है। The Earth's heat budget refers to the balance between incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation, यानी पृथ्वी का उष्मा बजट सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊर्जा के बीच का क्या है, संतुलन है। दिस बैलेंस हेल्प्स मेंटेन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, और यह जो बैलेंस है वो पृथ्वी का औसत तापमान क्या करता है, बनाए रखने में मदद करता है। इसे हीट बजट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कोई दो घटक बताओ। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स एंड क्लाउड कवर। यानी वायुमंडलीय तापमान मुख्यतया अक्षांशों से, ऊंचाई से, समुद्र से कितनी दूरी है, महासागरीय धाराओं से, प्रचलित पवनों से और बादलों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सटेड exerted by the weight of air on the surface, earth's surface, यानी वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव है। इट इज कॉमनली मेजर्ड विथ ए बैरोमीटर, और इसका अगर हम मापन बात करें तो ये बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर का यूज किस में किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुदाब मापन में किया जाता है। What are pressure belts? दाब पेटियां क्या है। Pressure belts are broad zones of high and low atmospheric pressure formed due to unequal heating of the earth, यानी दाब पेटियां पृथ्वी के असमान ताप के कारण बनने वाली उच्च एवं निम्न वायुदाब के विस्तृत क्षेत्र होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल विंड सर्कुलेशन, और ये जो वैश्विक पवन प्रणाली है उसको नियंत्रित करने में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का मतलब जो असमान ताप के कारण जो उच्च यानी उच्च और निम्न वायुदाब के जो बड़े बड़े क्षेत्र बनते हैं उन्हें हम वायुदाब पेटियां कहते हैं।
व्हाट आर प्लेनेटरी विंड्स? ग्रहीय पवनें क्या है? प्लेनेटरी विंड्स आर परमानेंट विंड्स दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन फिक्स्ड डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेशर्स बेल्ट। यानी कि जो ग्रहीय पवनें हैं वो स्थायी पवनें हैं जो कि वैश्विक दाब पेटियों के कारण वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलार वेस्टर्लीज आर एग्जाम्पल्स। और इसकी अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये आदि इनके क्या है प्रमुख उदाहरण है जो कि साल भर क्या रहती है एक निश्चित दिशा में बहती रहती है। व्हाट आर पीरियोडिक विंड्स? आवर्ती पवनें क्या है? पीरियोडिक विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन रेगुलरली ड्यू टू सीजनल और डेली चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आवर्ती पवनें ताप व वायुदाब के दैनिक या मौसमी परिवर्तन के कारण नियमित रूप से अपनी दिशा बदलती रहती है। मानसून विंड्स एंड लैंड सी ब्रीजेज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे मानसून में चलने वाली हवाएं स्थल समुद्री समीर के कारण इसके क्या है प्रमुख उदाहरण है। यानी कि ऐसी पवनें, ऐसी विंड्स जो कि एक सीजन में अलग अलग सीजन में जिनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है उन्हें हम पीरियोडिक विंड्स के नाम से जानते हैं। व्हाट आर लोकल विंड्स? स्थानीय पवनें क्या है? गिव वन एग्जाम्पल। कोई एक उदाहरण बताओ। लोकल विंड्स ब्लो ओवर ए लिमिटेड एरिया ड्यू टू लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि स्थानीय पवनें वे पवनें हैं जो किसी स्थान विशेष पर क्या होती है बहती रहती है। स्थानीय पवनें स्थानीय ताप व वायुदाब के अंतर के कारण सीमित क्षेत्र में चलती हैं। लू, चिनूक एंड फोन आर वेल नोन एग्जाम्पल्स। लू, चिनूक, फोन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे लू राजस्थान में चलती है, रेगिस्तान में चलती है, तो एरिया विशेष में चलने की वजह से इनको लोकल विंड कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमिडिटी? नेम इट्स मेन टाइप्स। आर्द्रता क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों के नाम बताओ। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। इट्स मेन टाइप्स आर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके प्रमुख प्रकार की बात करें तो एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंसेस वेदर, रेनफॉल एंड ह्यूमन कंफर्ट। ये मौसम, वर्षा और मानव के जीवन को क्या करती है प्रभावित करती है। व्हाट इज क्लाउड फॉर्मेशन? बादलों का निर्माण क्या है? Cloud formation is the process in which water vapor cools, condenses and on dust particles and form tiny water droplets or ice crystals। यानी बादलों का निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प ठंडी होकर धूल कणों पर संघनित होती है और सूक्ष्म जल कण या हिमकण बनाती है। These droplets collectively form clouds। और इन्हीं जो ड्रॉपलेट्स है इनका समूह बादलों का क्या करता है निर्माण करता है। यानी कि वाटर वेपर ऊपर उड़ती है, ठंडी होती है और कंडेंसेशन होता है और वह एक संघनित होकर क्या बन जाता है एक बादल बन जाता है। नेम द मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बादलों के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए, स्टार मार्क लगाओ। क्लाउड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू सीरस, क्यूमुलस, स्ट्राटस एंड निम्बस। यानी कि बादलों के प्रमुख प्रकार की बात करें तो सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस है। बेस्ड ऑन हाइट दे आर ग्रुप्ड इनटू हाई, मिडिल एंड लो एंड वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स। यानी ऊंचाई के आधार पर इन्हें हम उच्च, मध्य, निम्न या ऊर्ध्वाधर विकसित बादलों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि कोई इस तरीके का होता है, कोई कम ऊंचाई पे होता है, कोई ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनके नाम में पड़ते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? वर्षण क्या है? प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल। वर्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल से जल वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, ओले या स्लीट के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है। कहने का मतलब जो बारिश होती है उसे हम क्या नाम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मेंशन द मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा के प्रमुख प्रकार बताओ। द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, सेवनात्मक वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती, जिसे फ्रंटल रेन भी कहते हैं। ईच टाइप अकर्स अंडर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। प्रत्येक वर्षा विशेष वायुमंडलीय परिस्थितियों में क्या होता है इनका निर्माण होता है, या विशेष परिस्थितियों में ये होती है। यानी तीन तरीके की होती है। व्हाट इज एन एयर मास? वायु राशि क्या है? एन एयर मास इज ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग नियरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ओवर ए वास्ट एरिया। वायु राशि विशाल वायु का वह भाग है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में
तापमान एवं आर्द्रता लगभग समान होती है। इट एक्वायर्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इट्स सोर्स रीजन, यानी कि यह अपने उद्गम क्षेत्र से अपनी विशेषताएं प्राप्त करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए फ्रंट। वाताग्र क्या है। ए फ्रंट इज द बाउंड्री वेयर टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीट्स, यानी वाताग्र वह सीमा है जहां भिन्न तापमान व आर्द्रता वाली दो वायु राशियां मिलती हैं। फ्रंट्स ऑफन कॉज क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स। वाताग्र के कारण बादल बनते हैं, वर्षा होती है और तूफान उत्पन्न होते हैं, यानी कि दो अलग अलग टेम्परेचर की, जैसे गर्म और ठंडी हवा मिलकर जो एक जगह जिस बाउंड्री पे मिलती है उसे फ्रंट कहते हैं। और इस तरीके की बरसात को हम फ्रंटल रेन भी कहते हैं, जो अभी हमने जाना चक्रवाती वर्षा। इससे क्लाउड फॉर्मेशन भी होते हैं, बारिश से होती है और कई बार तूफान भी इससे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको फ्रंटल रेन या चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण चक्रवातों में अंतर बताइए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर वार्म ओशियंस इन ट्रॉपिकल रीजन्स, वेयर एज टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम अलोंग फ्रंट्स इन मिडिल लैटिट्यूड्स। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात मध्य अक्षांशों में वाताग्रों के साथ बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर इंटेंस एंड लैक फ्रंट्स। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक तीव्र होते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मीकरण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द increased concentration of greenhouse gases produced mainly by human activities। वैश्विक उष्मीकरण मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके उत्सर्जित होने से जो पृथ्वी है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है, तो हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न्स कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से आज तापमान में, वर्षा में, मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तनों में, दीर्घकालीन जो पैटर्न है उनमें होने वाले परिवर्तन हैं जो कि प्राकृतिक कारणों से और मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ, और इसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण पे और मानव जीवन पे व्यापक तौर पे पड़ता है। जैसे मौसम में जो चेंज होते हैं वो शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान क्या है। ओशियनोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस इंक्लूडिंग देयर फिजिकल फीचर्स, वाटर प्रॉपर्टीज, मरीन लाइफ, ओशियन फ्लोर एंड ओशियनिक प्रोसेसेस। समुद्र विज्ञान महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें उनकी भौतिक विशेषताएं, जल के गुण, समुद्री जीवन, महासागरीय तल और महासागरीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी ओशियनों का अध्ययन करना ओशियनोग्राफी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। यह पृथ्वी के पर्यावरण एवं जलवायु को समझने में मदद करता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ओशियनोग्राफी। समुद्री विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी ओशियनोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। द स्कोप ऑफ ओशियनोग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ओशियन फ्लोर, ओशियन करंट्स, टेम्परेचर, salinity, marine resources, marine life and their impact on climate and human activities। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में महासागरीय तल, महासागरीय धाराएं, तापमान, लवणता, समुद्री संसाधन, समुद्री जीव और जलवायु एवं मानव जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेम द मेजर ओशियन बॉटम रिलीफ फीचर्स। महासागरीय तल की प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। द मेजर ओशियन बॉटम रिलीफ फीचर्स आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस, एबिशल प्लेन, मिड ओशियनिक रिज, डीप सी ट्रेंच एंड सी माउंट्स। महासागरीय तल की अगर प्रमुख स्थलाकृतियों की बात करें तो इनमें महाद्वीपीय मग्न तट मिलते हैं, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, गर्त मैदान, मध्य महासागरीय पर्वतमाला, महासागरीय गर्त और समुद्री पर्वत आदि इसमें शामिल होते हैं। विच आर दी 3 मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के कोई प्रमुख 3 महासागरों के नाम बताओ। द 3 मेजर ओशियंस आर दी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। विश्व के प्रमुख अगर 3 हम महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर है।
दे कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट एंड वेदर। ये पृथ्वी के अधिकांश भाग को आच्छादित करते हैं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ओशियन टेम्परेचर। महासागरीय तापमान क्या है? ओशियन टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हीट इन ओशियन वाटर। महासागरीय तापमान से आशय महासागर के जल की उष्मा से है। इट वेरीज विथ लैटिट्यूड, डेप्थ, ओशियन करंट्स, सीजन्स एंड सोलर रेडिएशन। यह अक्षांश, गहराई, महासागरीय धाराएं, ऋतु और सौर विकिरण के अनुसार बदलता रहता है। यानी ओशियन का टेम्परेचर अपने से पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज ओशियन सैलिनिटी, यानी कि समुद्री लवणता क्या है? महासागरीय लवणता क्या है? ओशियन सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स प्रेजेंट इन सी वाटर। यानी महासागरीय लवणता की बात करें तो समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा से है। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड एंड एवरेजेस अबाउट 35 पर थाउजेंड। इसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, जिसका औसत जो लगभग है वो 35 प्रति हजार होता है। मेंशन दी मेन सोर्सेज ऑफ ओशियन सैलिनिटी। महासागरीय लवणता के प्रमुख स्रोत बताओ। यानी कि जो महासागर है इसमें जो नमकीन है, यानी जो लवणता है, जो खारापन है, वो प्रमुख सोर्स क्या है, कैसे होता है? द मेजर सोर्सेज ऑफ ओशियन सैलिनिटी आर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रिवर वाटर, वोल्केनिक इरप्शंस एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स कैरिड इनटू द ओशियन ओवर टाइम। महासागरीय लवणता के प्रमुख स्रोत चट्टान का अपक्षय है, नदियों द्वारा लाए गए घुले हुए लवण हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं और अन्य खनिज पदार्थ है। मेंशन एनी टू फैक्टर्स कंट्रोलिंग ओशियन सैलिनिटी। महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कोई दो घटक बताओ। ओशियन सैलिनिटी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिवर डिस्चार्ज, ओशियन करंट्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। महासागरीय लवणता मुख्यतया वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों के जल प्रवाह है, महासागरीय धाराओं और हिम के पिघलने से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी ओशियन डिपॉजिट्स। महासागरीय निक्षेप क्या है? ओशियन डिपॉजिट्स आर sediments accumulated on the ocean floor through rivers, wind glaciers, volcanic materials and marine organisms over a long period। महासागरीय निक्षेप में वे अवसाद है जो नदियों, वायु, हिमनदों, ज्वालामुखी पदार्थों और समुद्री जीवों द्वारा लंबे समय में महासागर के तल पर जमा होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियन ओशियन इम्पोर्टेंट। सॉरी, वाई इज द इंडियन ओशियन इम्पोर्टेंट। हिंद महासागर का महत्व है, बताइए क्यों, क्या महत्व है? द इंडियन ओशियन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मानसून सर्कुलेशन, फिशरीज, मिनरल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स कनेक्टिंग एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मानसूनी परिसंचरण में, मत्स्य संसाधनों में, खनिज संपदा व एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले सामरिक समुद्री मार्गों के कारण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ओशियन करंट्स। महासागरीय धाराएं क्या है? यानी जो महासागर में उठने वाली धाराएं। ओशियन करंट्स आर दी कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। महासागरीय धाराएं महासागर के जल का किसी निश्चित दिशा में निरंतर क्षैतिज प्रवाह है। दे आर कोज्ड बाई विंड्स, अर्थ्स रोटेशन, टेम्परेचर डिफरेंसेज एंड सैलिनिटी वेरिएशंस। इनका निर्माण पवनों से, पृथ्वी के घूमने से, तापमान व लवणता के अंतर के कारण होता रहता है। मेंशन दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट्स। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ओशियन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग विंड्स, अर्थ्स रोटेशन, टेम्परेचर डिफरेंसेज, सैलिनिटी, प्रेशर ग्रेडियंट्स, कोस्ट लाइन्स एंड द शेप ऑफ ओशियन बेसिन। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों, पृथ्वी के घूर्णन से, तापमान से, लवणता से, दाब प्रवणता से, तट रेखा से और महासागरीय बेसिनों की आकृति से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर टाइड्स। ज्वार भाटा क्या है? यानी पानी का उछलना और गिरना। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन अलोंग विद द अर्थ्स रोटेशन। यानी ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर का नियमित रूप से ऊपर उठना व नीचे गिरना है, जो कि मुख्यतया चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेम द मेन टाइप्स ऑफ टाइड्स। ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकारों के नाम बताओ। द मेन टाइप्स ऑफ टाइड्स आर स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। यानी ज्वार भाटा के प्रमुख प्रकार की बात करें तो वसंत ज्वार और नीप ज्वार है। बेस्ड ऑन डेली अक्यूरेंस दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज डायरनल,
सेमी डायरनल एंड मिक्स्ड टाइड्स, दैनिक आवर्ती के आधार पर इन्हें दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ टाइड्स, ज्वार की साम्य सिद्धांत क्या है। द इक्विलिब्रियम थ्योरी प्रपोज्ड बाय न्यूटन एक्सप्लेन टाइड्स एज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन एक्टिंग ऑन द अर्थ्स ओशन। साम्य सिद्धांत के अनुसार ज्वार भाटा चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जब पृथ्वी के समीप होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से समुद्र का पानी उछलता है और वापस गिरता है, तो और इसी हिसाब से सन के साथ होता है। व्हाट आर दी कोरल रीफ, प्रवाल भितिया क्या है। कोरल रीफ आर लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स formed by tiny marine organisms called coral polyps। प्रवाल भितिया छोटे समुद्री जीवों द्वारा निर्मित चूना पत्थर की संरचनाएं हैं। दे डेवलप्ड इन warm, shallow and clear tropical seas। इनका विकास गर्म, उथले व स्वच्छ उष्णकटिबंधीय समुद्रों में होता है। मेंशन द मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भितियों के प्रमुख प्रकार बताइए। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आर फ्रिंगिंग रिफ्स, बैरियर रिफ्स एंड एटोल्स। प्रवाल भितियों के तीन प्रमुख प्रकार की बात करें तो तटीय प्रवाल भितियाँ, अवरोधक प्रवाल भिति और एटोल है। दीज डिफर इन देयर लोकेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ये तट से अपनी स्थिति और दूरी के आधार पे अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर कोरल रीफ ग्रोथ, प्रवाल भितियों के विकास की अनुकूल परिस्थितियां बताओ। Coral reef grow in warm tropical waters with temperatures between 20 degree centigrade to 30 degree centigrade. Clear water, normal salinity, sunlight and shallow seas। यानी कि अगर प्रवाल भितियों को पनपना है तो उनके विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वाला गर्म, स्वच्छ और उथले, पर्याप्त सूर्य प्रकाश व सामान्य लवणता वाला समुद्री जल होना चाहिए। उसी में प्रवाल भितियाँ विकसित होती है। व्हाट इज द ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखो समुद्र का पानी क्या होता है, नीला है, तो समुद्र पे हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से डिपेंड होते हैं उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। द ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड्स। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका में सुधार करना है। मेंशन द मेजर ओशियन रिसोर्सेज, महासागरीय संसाधनों के प्रमुख प्रकार बताओ। मेजर ओशियन रिसोर्सेज इंक्लूड फिशरीज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सी सॉल्ट, मरीन मिनरल्स, टाइडल एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। महासागरीय संसाधनों में मत्स्य संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, समुद्री नमक, समुद्री खनिज, ज्वारीय ऊर्जा, अपतटीय पवन और समुद्री जैव विविधता प्रमुख ओशियन रिसोर्सेज है। इसी पेपर के अगर आप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो जो कि लास्ट ईयर हमारा अपलोड किया हुआ है, तो आप इस इमेज पे भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप सीधा गूगल यूट्यूब पे सर्च करो फिजिकल ज्योग्राफी बाई करियर रेडीनेस। देखो ये सर्च करने की एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। आप अपने पेपर का नाम लिखा करो और आगे करियर रेडीनेस लिख दिया करो। अगर वो पेपर हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ मिलेगा होगा तो ऑटोमेटिक ही आपको यूट्यूब इसको सर्च करके दे देगा। तो ये ऑलरेडी हमने मेजर पेपर के पुराने क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं और आज हमने और क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आपको इसमें दोनों में ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये तो हमारा सेक्शन ए। अब हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमने यूनिट वाइज करीब करीब 3-3 क्वेश्चन रखे हैं जिनका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने किया है। साथ ही में हमने जो आपका सी सेक्शन है उसके क्वेश्चन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दोनों ही मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल हमने इसको चला रखा है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि क्योंकि अभी सेमेस्टर सेकंड है तो ये कंसेप्ट रहता है कि किस तरीके का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है। तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की जो कंप्लीट गाइडेंस है, अगर आप एक बार ये देख लोगे कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल या वाइवा एग्जाम कैसे होता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में अपने आप को फील करोगे। और साथ ही में आपको फाइल कैसे बनानी है उसकी एक सक्सेसफुल गाइडेंस के लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। इन पे अगर आप क्लिक भी करते हो तो भी आप सीधे क्लास में आ जाओगे, और या फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी वाइवा या ज्योग्राफी
बाई करियर रेडीनेस के नाम से सर्च करोगे तो भी आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि स्टूडेंट को हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाए कि आपको फाइल देखो, एक होती है बनी बनाई फाइल देना, एक होती है आपको फाइल बनाने की गाइडेंस देना, ताकि आप खुद से कुछ रिसर्च करके बना सको। तो एक गाइडेंस के तौर पे आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वाइवा कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये थी अपनी क्लास आज की, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट को, और वेबसाइट का लिंक एज़ यू नो दैट हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और इस पे आप स्टडी मटेरियल पे जाना, वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल के सेमेस्टर सेकंड के फ़ोल्डर में जाना, आपको मेजर ज्योग्राफी क्वेश्चन के नाम से ये फाइल आपको मिल जाएगी। So keep studying and stay connected with your career readiness. Have a nice day. Have a great time. Thank you. All the best.